आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 1 को हमारे आसपास के पदार्थ। हम पदार्थों के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमारे जो इसमें भी आसपास के पदार्थ होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में विस्तृत डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम पदार्थ को देख लेते हैं, पदार्थ की अवस्था देख लेते हैं, फिर हम उनमें क्या अंतर स्पष्ट करेंगे। पदार्थ, पदार्थ हम किसे कहते हैं? विश्व पदार्थ, विश्व के प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है, जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। और हमारे आसपास विद्यमान यानी उपस्थित हर वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ स्थान घेरती है, उसका वजन होता है यानी कि द्रव्यमान होता है। अब हम बात कर लेते हैं पदार्थ के भौतिक गुण की। तो पदार्थ के भौतिक गुण क्या है हमने देखेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यह सतत नहीं होते हैं। कण, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। जो पदार्थ होता है उसके कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण की बात करते हैं। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ का प्रथम गुण क्या होता है? पदार्थ निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। यदि कोई चीज गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनके कणों के मध्य का गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारा अगला पॉइंट आता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। अब वह किस प्रकार से पाया जाता है हम ये देखेंगे। जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी, शरबत बनाते हैं तो एक तरह से पदार्थ के कण एक दूसरे के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रहते हैं, यानी कि उनके मध्य रिक्त स्थान समावेशित होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि चित्र में देख रहे होंगे हमने एक पात्र में लवण के साथ चम्मच लिया, यानी एक पात्र में जो हमारे पास बीकर रहता है उसमें हमने जल लिया है और जल में हमने क्या डाला है? कुछ नमक डाला या शक्कर डाली और उसको हिलाया। तो हमें ये देखते हैं कि इसमें जो पानी का जल स्तर बढ़ा था, जल स्तर जितना ही था जितना हमने प्रारंभिक में जल लिया था। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि पदार्थ के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि पदार्थ क्या? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं, पानी के नल को खोलते हैं तो उसमें पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने पर भी नहीं टूटता। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और हाथ से पानी धार को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं टूटता है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, उसमें गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है और द्रव पदार्थ में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठोस आकर्षण बल भी ठोसों में अधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। गैसीय अवस्था में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में गति सबसे
अधिकतम होती है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये आपको दिख रही होगी चीनी की प्लेट, यह एक प्रकार का क्या ठोस का उदाहरण है। इसमें जो कण रहते हैं वह बहुत ही पास पास रहते हैं, जिनके मध्य रिक्त स्थान नाम मात्र का पाया जाता है, यानी कि ये कहें ठोसों के मध्य बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है। अब यह एक पात्र में हमें जल भरा दिखाई दे रहा है। यह क्या दिखाई दे रहा है कि इसके जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान अधिक दिख रहा है। इससे यह निश्चित होता है कि द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। अब हमें यहाँ पर गैस दिखाई दे रही है एक गुब्बारे में, तो इससे हम यह निश्चित करेंगे कि गैसों के मध्य सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। यह आपको दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ पाया जाता है 3 अवस्थाओं में। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जब हम मानव पदार्थ को, मानव शरीर को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारी हड्डियां हो गई, हड्डियां और दांत ठोस अवस्था में है। ब्लड जो हमारे रक्त है वो द्रव अवस्था में है। फेफड़े, फेफड़ों में क्या हवा होती है और पानी होता है। तो हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, वह इन 3 अवस्थाओं से मिलकर बना है, 3 पदार्थों से मिलकर बना है, ठोस, द्रव और गैस से मिलकर बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं क्या ठोस पदार्थ, ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस का हम कहें तो आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठोस जो होता है उसमें स्पष्ट सीमाएं होती हैं और ठोस का आकार निश्चित होता है। अब हम आगे देख लेते हैं। ठोस का निश्चित आयतन होता है, ठोस का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है और ठोस में संपीडितता नगण्य होती है, यानी ठोस जो रहता है मजबूत होता है। उदाहरण के लिए हम देख लें, जब बल लगाने पर ठोस क्या टूट जाते हैं, पर इसका रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा देने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। अगर बल पर अत्यधिक बल लगाया जाए तो वह क्या टूट जाती है। रबड़ पर हम अत्यधिक बल लगाएंगे तो वह क्या टूट जाती है। ठोसों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठोसों के मध्य गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ एक निश्चित और दृढ़ आकार का होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ये तो ठोस हैं पदार्थ, जबकि क्रिस्टल का आकार नहीं लेते हैं। हाथों से दबाने पर स्पंज काफी हद तक संपीड़ित हो जाता है, लेकिन फिर भी यह ठोस है। इसका कारण है कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उसमें हवा भरी होती है, इसलिए दबाने पर यह हवा कहां बाहर निकल जाती है। द्रव अवस्था, यह द्रव अवस्था क्या होती है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्रव अवस्था, द्रव यह तरल होता है। क्या क्या तरल होता है? इसमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में कौन सा गुण पाया जाता है? बहने का गुण पाया जाता है। द्रव क्या होता है? हमारा पानी एक प्रकार का क्या है? द्रव है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। हम जिस प्रकार के बर्तन में डालते हैं द्रव को, वह उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या? द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न पाया जाता है। द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है तथा उनका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करते हैं और यही जलीय पौधे व जीव में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही क्या पेड़ पौधे सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है, जबकि क्योंकि कणों में गति द्रव से ज्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है, क्योंकि रिक्त स्थान ही नहीं होगा तो गति नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं गैसीय अवस्था को।
गैसीय अवस्था क्या है? गैसों के में बहाव बल होता है, गैसों में बहाव बल होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैस का ना तो निश्चित कोई सीमा होती है, गैस का ना ही कोई आकार होता है, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। गैस में कण इधर से उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। गैस में जो कण रहते हैं वह घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसमें गैसों में बहाव होता है। गैसों का निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी इस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, आयतन घेर लेता है। अब हम देखते हैं क्या गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कण नियमित रूप से गति करते हैं, तेजी से नियमित रूप से गति करते हैं। इस प्रकार आपस में और बर्तन के दीवारों से टकराते हैं तो बर्तन की दीवार पर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, अतः बल के कारण गैस का दाब बनता है। यदि हम इसका उदाहरण करें कि गैस के कण को देखने का, तो हम गैस के कण रात्रि के समय अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाते हैं। क्या रात्रि के समय मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाते हैं और मोबाइल की फ्लैश लाइट की ओर देखेंगे तो क्या छोटे छोटे कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। इससे हमें यह पता चलता है जो कण रहते हैं वह गैसों के कण बहुत तेजी से गति करते हैं हवा में, जबकि इसी के विपरीत जब हम किसी द्रव को बहुत जोर से हिलाते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके अंदर भी कण तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वह गैस की अपेक्षा धीमी गति करते हैं। अब हम देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन। पदार्थ जो हमारा पानी रहता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था दोनों में पाया जाता है। ठोस अवस्था और गैस अवस्था और द्रव अवस्था में किस तरह पाया जाता है? यदि ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो वह किसमें पाया जाएगा? बर्फ अवस्था में, क्योंकि बर्फ एक प्रकार का क्या है? ठोस है। और द्रव अवस्था में पाया जाएगा तो द्रव ऑलरेडी क्या? पानी एक प्रकार का द्रव है। और गैस अवस्था में पाया जाएगा तो क्या है? यह गैस है। जब हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ को गर्म करते हैं तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? पानी में। और पानी को गर्म करेंगे तो वह किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था दो तरीकों से परिवर्तित होती है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक तो तापमान का परिवर्तन। अब हम देखेंगे क्या तापमान का परिवर्तन, और इसमें हम एक उपकरण की मदद लेंगे। ये कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। 2 मिनट लिया है। इसमें हमने एक स्टैंड को लिया है और एक गोल पेंदी के फ्लास्क को लिया है और थर्मामीटर और बर्नर को लिया है, जिससे हम जो भी चीज गर्म करेंगे वह हमें उसके बारे में वर्णन पता चलेगा। गलनांक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ पर क्या, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बनता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, अर्थात 273 केल्विन कहते हैं। क्या जब हम तापमान को मापते हैं तो तापमान को दो चीजों में माप सकते हैं, केल्विन और सेल्सियस में। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार उसे ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि उसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। वायुमंडलीय दाब पर क्या, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे हम क्या, संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। क्वथनांक किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर बने तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः पानी जो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर वाष्प के कणों में तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे आरेख में दिया गया है। यदि ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को हम और गर्म करेंगे तो वह क्या, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम गैस को शीतलता प्रदान करते यानी संलग्न करेंगे तो वह किसमें, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव को और शीतलता प्रदान करेंगे या संलग्न करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में ना परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे रहते हैं जो ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठोस अवस्था में तो ऑलरेडी थे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना क्या, डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण लेकर इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालें, और इसमें उदाहरण किस प्रकार करें, चीनी की प्याली में डालते हैं। चीनी की प्याली पर एक बीकर को उल्टा रख दें। अब कीप के सिरे पर रुई का डॉट लगा दें, और धीरे धीरे जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं कि जो कपूर रहता है, कपूर या अमोनियम क्लोराइड गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ में वाष्प के रूप में संघनित हो जाता है। और यह जब हम इसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो यह क्या, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दाब का प्रभाव, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस और उसमें संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम किसी दाब बढ़ा रहे हैं और उसका तापमान कम कर रहे हैं तो वह क्या, गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यहां पर ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय अवस्था यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए एक दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक होना चाहिए। शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? दाब और तापमान के प्रभाव की 3 अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। जब हम ठोस को द्रवावस्था में यानी गर्म करते हैं, क्या ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को गर्म करते हैं तो वह तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ठोस का द्रवावस्था में परिवर्तित न हुए बिना
डायरेक्ट गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब जब हम गैस को संघनन करेंगे तो यह क्या, गैस को संघनन करेंगे तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव को संघनन करेंगे तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। बाष्पीकरण किसे कहते हैं? बाष्पीकरण एक ऐसी सतह प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ के सतहों के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बाष्पीकरण कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और नीचे प्यारा सा एक कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।